दोस्तों, आपका गोपाल आजू का नमन। कौटिल्य के विषय में सबने सुना होगा, है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति में कौटिल्य, और राजनीतिक विद्वता के विषय में तो सब जानते ही हैं कौटिल्य के बारे में, कितने चर्चित रहे वो। मगर शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि कौटिल्य वास्तुशास्त्र में बड़े निपुण थे। ये बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और चाणक्य सूत्र, ये महाग्रंथ इनके हैं। ये इसमें इन्होंने गृह वास्तु के इस कुछ अलग ही कुछ इन्होंने नियम दिए हैं, है ना, जो चर्चित हुए। और पहले क्या होता था कि पूरे के पूरे गांव के गांव, पूरी बस्ती की बस्ती उन वास्तु नियमों के अकॉर्डिंगली बनाई जाती थी। घर का तो होता ही था वास्तु, पूरे के पूरे शहर वास्तु के अकॉर्डिंगली बनते थे। मैं बड़ा सूक्ष्म सा विवरण यहाँ दे रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगे कि ये भी पॉसिबल है कि हमारे इतने एंशिएंट, हमारे इतने पॉलिटिकल सीर, राजनीतिक सीर भी वास्तुशास्त्र में दखल लगते थे। देखिए, पहले क्या होता था, पहले नियम बनते थे और उन नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। नियम तो आज भी बनते हैं, मगर आपको पता है कि आप नियम बने हैं सारे, सब जानते हैं। हमारे आप जो शहरों में रहते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग उसको अमल करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। पहले उन्होंने क्या था, उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। ये जो इनका जो महाग्रंथ मिलता है इनका, ये गृह वास्तुकम है ना, इस गृह वास्तुकम प्रकरण में ये बातें मिलती हैं उनकी। ये मैं बताता हूँ तो सिर्फ लोगों के ज्ञानार्थ, सिर्फ इसलिए कि लोगों में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो इस तरफ। ये चीज़ें फेक नहीं हैं, कितने प्राचीन समय से चली आ रही हैं और कितना स्ट्रिक्टली इनको फॉलो किया जाता था। देखिए, पहले क्या था कि ये जो नियम होते थे, बनाते थे कि गाँव के जो मुखिया हैं, जो सामंत बोलते थे उस जमाने में उनको, वो जो वास्तु विषयक झगड़े हैं, किसी ने मकान बना लिया, किसी ने छत बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, तो वो वास्तविक झगड़ों का फैसला स्वयं करें। यानी कि वो आपस में बैठ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको डिसाइड करें कि कैसे करना है, क्या करना है। उन पेरिफेरल्स में जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उनके अंदर, उस दायरे में वो क्या कहते थे कि घर हो या खेत हो, बाग बगीचे हो, सीमा की बाउंड्री हो, तालाब हो, इन सब में सब वास्तु कहलाते हैं, सारे के सारे, ये है ना। जितने सब वास्तु के अंडर में आते थे सभी। उस समय प्रत्येक घर में नियम था कि चारों कोनों में, हर घर के चारों कोनों में लोहे के छोटे छोटे खंभे गाड़ देते थे जिनमें तार खिंचे होते थे। और उन जो तार होते थे उनका नाम सेतु रखा जाता था, है ना। एक आदमी की बाउंड्री इस सेतु के अंदर है, सेतु में सीमा के अंदर है, तो वो एक स्ट्रिक्टली नियम फॉलो होता था कि उस सीमा से बाहर नहीं जाएगा, उस सेतु से बाहर नहीं जाएगा। दूसरे की दीवार अगर है व्यक्ति की, तो उस दीवार के सहारे कोई मकान ही बनाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ तो आजकल सब जो सिस्टम ही सारा फ्लैट्स का है, एक दूसरे से चिपके मकान है। पहले मकानों के बीच में डिस्टेंस होते थे, यानी कि एक नियम था कि मकान की नींव का 1.25 फुट 3 पद, जो मेजरमेंट था, एक उनका मेजरिंग यूनिट थी पद, वो 3 पद कंक्रीट से, पत्थर से भरवाने जरूरी है मकान बनाने के लिए। ये नियम 10 दिन के लिए बनाए जाने वाले जो सूतिका गृह होते थे उनको छोड़ देते थे, है ना, क्योंकि सूतिका गृह स्पेशली बनाए जाते थे। बाकी सब घरों में उनके टॉयलेट्स, उनके पाइप, उनके कुएं, उनकी पाकशाला, उनकी भोजनशाला, उनमें अवश्य होनी चाहिए। ये नियम था कि होंगे ही होंगे। और ये अगर नहीं होता तो राजा की तरफ से प्रावधान था दंड का। उसमें क्या कहते थे कि अगर इन नियमों का उल्लंघन करेगा कोई, तो उसको शासन की ओर से, राज की ओर से, राजा की ओर से दंडित किया जाएगा। वो दंडित के उनके नियम थे, तो उनके मैं आगे बताता हूँ कि किस रूप में वो लेते थे। उत्सव होते थे, फंक्शंस होते थे, तो जो व्यक्ति नहा रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, उनका पानी निकलने के लिए नालों की उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान होना चाहिए,
घरों में, ऐसा नहीं कि सड़कों में पानी फैल रहा है। और भट्टियों का हर घर में प्रावधान होना चाहिए, यानी कि जो भी घर बनेंगे उसमें भट्टियां जरूर होंगी। प्रत्येक घर में जो भी बनेगा उसमें 1.25 फीट यानी कि 3 पत का गहरा प्लेन और साफ सुथरा पतनाला पानी के लिए ये जरूरी था कि उसके बहने के लिए दीवार के साथ साथ अथवा दीवार से अलग ये जरूर बनवाया जाएगा। और इस नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो 50 पण उसको दंडित किया जाएगा। ये पण मीन्स वही जो उनका सिक्का उस समय चलता था उसको पण बोलते थे। उनकी संख्या फिक्स थी कि इतने पण से उनको दंडित किया जाएगा, इतनी पण की उनको पेनल्टी होगी। घर के बाहर 4 खंभों से सज्जित एक यज्ञशाला बनाने का प्रावधान था, जरूरी बनती थी यज्ञशाला। इसमें क्या होता था, ये 1 पत गहरा पानी बाहर निकलने के लिए नाली जरूर बनाई जाती थी उसके लिए। और यज्ञशाला की दूसरी ओर आटा पीसने की चक्की, अनाज भरने के लिए ओखली बनाई जाती थी। ये नियम था। और ऐसा अगर कोई नहीं करता है तो उसको 24 पण दंड किया जाएगा, 24 पण दंड का वो भागीदार बनेगा। तो ये कितने अच्छे नियम थे, देखिए कितना कैसे फॉलो करते थे उसको। ये जो घरों के बीच के डिस्टेंस की जो बात करते थे, बार बार कहते थे वो कहते थे कि साधारणतः 2 मकानों के बीच में 1 हाथ का फासला होना चाहिए। जो छज्जे हैं, छज्जे वाले घर हैं या उसारे वाले जो मकान हैं, उनमें इतना फासला जरूर होना चाहिए। प्रत्येक कोई भी मकान है उनकी छतों में 4 अंगुल का अंतर अवश्य होना चाहिए, यानी कि या वे आपस में मिली भी रहें पर उनमें डिफरेंस 4 अंगुल का जरूर होना चाहिए। गली के 1 हाथ नाप की खिड़की बनाई जानी जरूरी है, और वो खिड़की भी मजबूत हो जिसको खोला जा सके, है ना, पीरियडिकली जब भी जरूरत हो उसको खोला जा सके। रोशनी आने जाने के लिए खिड़की के ऊपर छोटे छोटे रोशनदान बनाने जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि जैसे रोशनदान बना के छोड़ दिए, खिड़की बना के छोड़ दी, खिड़की बने उनके ऊपर रोशनदान बने। और जो अंतिम मकान के रोशनदान पर छाया के लिए टिन आदि लगवा देना चाहिए, ये भी प्रावधान था। अथवा आस पड़ोस के रहने वाले आपसी समझौते से इच्छा अनुसार मकान बनवा ले, यानी कि जो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। मान लीजिए किसी को छज्जा बनवाने में, टिन शेड लगवाने में आपत्ति होती है तो फिर उसका विकल्प तलाश कर ले। यानी कि उनका उद्देश्य होता था कि वास्तु नियम का फॉलो भी करें लोग बाग और एक दूसरे को कष्ट भी नहीं हो। वो ध्यान रखते थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बहुत उनका बल होता था। वर्षा ऋतु में क्या होता था, स्थायी रूप से घास फूस की एक छत बनवा लेनी चाहिए घरों में। ऐसा न करने पर दंडित किया जाएगा, ये भी व्यवस्था करते थे। जो भी व्यक्ति बाहर की ओर दरवाजा या खिड़की बनवाकर पड़ोसियों को कष्ट दे, जैसे आजकल क्या होता है कि वो रैम बनवा लिया, डोर ऐसे बनवा लिए जो बाहर साइड में खुल रहे हैं, दरवाजा खुला बाहर, वो सारी रोड ब्लॉक हो गई। तो ये क्या होता था कि अगर ऐसा बनवा रहे हैं, कष्ट दे रहा है, तो उसको शासन की ओर से दंडित किया जाएगा। अगर वो यदि दरवाजे बनवा रहे हैं या खिड़की बनवा रहे हैं तो वो ऐसी हो जो सड़क की तरफ या बाहर बाजार की तरफ खुले में ऐसी न खुले कि आने जाने वाले को किसी को कष्ट हो। ये नियम फॉलो करते थे। गड्ढा हो, जीना हो, सीढ़ी हो, टॉयलेट हो, ये जितनी भी चीजें इस टाइप की जो के द्वारा जो मकान अपने पड़ोसियों को कष्ट पहुंचा रहे हो, है ना, अगर लगता है कि इनके बनाने से मकानों को, तो जो अड़ोस पड़ोस के मकान हैं, अगर उनको कष्ट पहुंच रहा है और वो उनको रोक रहा है, अगर वो नहीं रोक रहे हैं, इसके लिए भी फिर वो दंड के भागीदार होते थे, उनको दंडित किया जाता था। पानी आदि से जो दूसरों के नुकसान पहुंचाते हैं दीवालों को, मान लीजिए पानी बह रहा है, दूसरे की दीवार में जा रहा है, तो उसको 12 पण दंड का प्रावधान था। 12 पण दंड की दिए जाएंगे अगर किसी का पानी किसी की दीवार में जाके टच हो जाता है। टॉयलेट्स के लिए रुकावट अगर मान ली जाती है पानी के उसका करने के लिए, तो फिर उसमें 24 पण दंड का प्रावधान था। कूड़ा करकट बहने के लिए वर्षा ऋतु में हर एक नाली खुली रखनी चाहिए, ऐसा उनका नियम होना था कि ये ऐसी होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस पर 12 पण दंड दिया जाएगा अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है।
अगर धर्मशाला बन रही है या पंचायती घर बन रहे हैं तो इन घरों में सहायता अगर न देने वाला व्यक्ति को उन घरों का उपयोग करने में बाधा अगर डाल रहा है तो व्यक्तियों को 12-12 पण का दंड का प्रावधान है शासन की ओर से। और अगर यदि उन घरों को क्षति पहुंचाएगा कोई, है ना, तो उन पे 24 पण दंड का जुर्माना का प्रावधान। अगर कोठा है, आंगन है, इनको छोड़ के अग्निशाला हो, ओखली हो और दूसरे सभी खुले स्थानों को सब उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वो पब्लिकली अलाउड थे, कोई भी उनमें फंक्शन है, कोई चीज़ है तो इसको कर सकता है। तो इसी प्रकार से जो महाग्रंथ, इस महाग्रंथ में मकान को बेचना, सीमा के विवाद और आपके खेतों की सीमाएं, है ना, जो मिसलीनियस डिस्प्यूट्स हैं, जैसे सड़क ब्लॉक कर दी, किसी को आने जाने वाले को प्रॉब्लम होने लगी, खिड़की खोल दी, चारागाहों का प्रॉपर रूप से अगर व्यवस्था प्रावधान नहीं रखा गया, तो इन सब के लिए ऐसे और 20-30-50 लोगों के लिए, या इनमें कोई सामूहिक रूप से अगर सहयोग नहीं कर रहा है तो भी उसको दंडित किया जाता था। ये देखिए सब चीजें जो बताई है ना, सारे प्रकरण देखिए इस चीज के प्रतीक हैं कि कितना सख्ती से वास्तु नियमों का पालन किया जाता था। तो इसमें क्या था, जो तात्कालिक प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, राजा का था, जिसका भी था, तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट था। वो पूरा का पूरा सहयोग चाहते थे और पूरा का पूरा सहयोग देते भी थे कि पूरा भवन, पूरा शहर, है ना, पूरी बस्ती, पूरा कस्बा, पूरा गांव वास्तु नियमों के अनुसार बने। दोस्तों ये एक संक्षिप्त विवरण कौटिल्य के वास्तुशास्त्र का। दोस्तों अच्छा लगता है तो गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।